स्टूडेंट्स, मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय से आज हम बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन और संघात्मक शासन ये दो प्रकार हैं शासन व्यवस्थाओं के, और उनके विभाजन का आधार है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। जो एकात्मक शासन होता है वो एकात्मक शासन का क्या अर्थ है, पहले हम ये देखते हैं। एकात्मक शासन वह होता है जिसमें संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। जो एकात्मक शासन होता है उसमें संविधान के द्वारा ही सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी जाती है, और जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनका अस्तित्व होगा या नहीं, उनकी क्या शक्तियां होगी, ये निर्भर करता है केंद्र सरकार की इच्छा पर। अर्थात एकात्मक शासन वो शासन है जिसमें कि संविधान ने ही सारी शक्तियां केवल एक केंद्र सरकार को दी हैं। अब स्थानीय सरकार बनाई जाए, ये राज्य सरकार हो या जिला सरकार हो या ना हो, तो उनका अस्तित्व और उनको कितनी शक्तियां दी जाएगी ये निर्भर करता है केंद्र सरकार की इच्छा पर। तो यानी कि एकात्मक शासन वो शासन है जिसमें कि समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित रहती हैं। डायसी ने इसकी डेफिनेशन दी है कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। डायसी कहते हैं कि एकात्मक शासन का अभिप्राय ये है कि एक केंद्रीय शक्ति होती है और वही सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती है। इससे पहले हमने बात की थी संघात्मक शासन की, और हमने ये चर्चा की थी कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें संविधान द्वारा ही शक्तियां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विभाजित कर दी जाती है। तो जहां हमने देखा था कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां केंद्र और राज्य में बटी हुई होती है और ये बंटवारा किया जाता है संविधान के द्वारा, लेकिन एकात्मक शासन में संविधान द्वारा समस्त शक्तियां एक केंद्रीय सरकार को दी जाती है। अब राज्य सरकार को कितनी शक्तियां दी जाएगी ये सब डिसाइड करती है केंद्र सरकार। अब इसके क्या क्या विशेषताएं हैं एकात्मक शासन की विशेषताएं। पहली विशेषता है संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं। जहां एकात्मक शासन होता है उसमें संविधान के द्वारा समस्त शक्तियां केवल एक केंद्र सरकार को दे दी जाती है। संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता, क्योंकि समस्त शक्तियां संविधान किसको प्रदान करता है? केंद्र सरकार को। दूसरा है स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता। स्थानीय सरकारों का अस्तित्व होगा या नहीं, स्थानीय सरकारों को क्या शक्तियां मिलेगी, ये सब डिपेंड करता है केंद्र सरकार की इच्छा पर। तो जो स्थानीय सरकारें होती हैं वो पूरी तरह से केंद्र पर डिपेंडेंट रहती हैं। हमने बात की थी कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो स्थानीय सरकारें होती हैं, या जो हम बात करें कि जो राज्य सरकारें होती हैं, उनका अपना अलग अधिकार क्षेत्र है, उनकी अपनी अलग शक्तियां हैं। लेकिन एकात्मक शासन में ऐसा नहीं है। एकात्मक शासन में स्थानीय सरकारें पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर रहती हैं। नेक्स्ट है इकहरी नागरिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन जहां एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां नागरिकों के पास केवल एक नागरिकता होती है, अपने देश की नागरिकता। तो ये तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूं। पहली बात, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता, क्योंकि सारी शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास होती है। दूसरा पॉइंट, स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है
और तीसरा पॉइंट है एकल नागरिकता। विशेषताएं देखने के बाद अब हम ये चर्चा करते हैं, हम विशेषताएं देख चुके हैं, अब हम ये देखते हैं कि जो एकात्मक शासन है उसके क्या गुण हैं और उसके क्या दोष हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला गुण है इसका प्रशासन में एकता। एकात्मक शासन में चूंकि पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करने का काम केवल एक केंद्र सरकार करती है, पूरे देश में क्या प्रशासनिक व्यवस्था होगी इसका निर्धारण केवल एक केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है, इसलिए जहां एकात्मक शासन होता है वहां पूरे देश में प्रशासनिक एकता पाई जाती है। देखिए, संघात्मक में क्या होता है कि कुछ विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, कुछ विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि किसी एक विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून कुछ अलग तरह का हमें दिखाई देता है और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अलग दिखाई देता है, तो दोनों में कंट्रोवर्सी भी रहती है। लेकिन एकात्मक शासन में ऐसा नहीं होता। एकात्मक शासन में पूरे देश के लिए प्रशासन में एकता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक शक्ति संपन्नता। चूंकि प्रशासन में एकता होती है, प्रशासन में विवाद उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है, इसलिए प्रशासन शक्ति संपन्न भी होता है। नेक्स्ट है संकट काल के लिए उपयुक्त। जब संकट काल होता है तो इस बात की आवश्यकता होती है कि एक तो प्रशासन में दृढ़ता रहे, जो भी निर्णय लिए जाने हैं वो तुरंत लिए जाएं, और एकात्मक शासन में चूंकि पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, तो अगर देश में कोई संकटकालीन परिस्थिति आती है तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होती है। इसलिए जो एकात्मक शासन है वो संकट काल के लिए सबसे सही माना जाता है। नेक्स्ट है संगठन की सरलता। संगठन इस तरीके से सरल हो जाता है एकात्मक शासन में कि पूरे देश के लिए एक जैसे कानून है, पूरे देश में एक जैसा प्रशासन है, पूरे देश के लिए एक जैसे नियम है, तो प्रशासनिक संगठन सरल रहता है, उसमें कहीं कॉम्प्लिकेशन की संभावना नहीं रहती। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता। देखिए, राष्ट्रीय एकता एकात्मक शासन का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि एकात्मक शासन में नागरिकों की जो देशभक्ति है वो केवल अपनी एक केंद्रीय सरकार के प्रति रहती है, जबकि हम देखते हैं कि संघात्मक शासन में कई बार ये होता है कि नागरिकों का मुख्य जो लगाव है वो अपने प्रांत से रहता है, अपने राज्य से रहता है। तो नागरिकों का लगाव चूंकि अपने प्रांत से रहता है तो अपने देश के प्रति उनमें इतनी देशभक्ति की भावना डेवलप नहीं हो पाती। लेकिन एकात्मक शासन में चूंकि एक ही सरकार है पूरे देश में, तो नागरिकों की जो देशभक्ति है, जो राजभक्ति है, वो एक केंद्रीय सरकार के प्रति रहती है और नागरिकों के मन में अलगाव की भावना भी नहीं होती। जबकि हम देखते हैं कि संघात्मक शासन में कहीं ना कहीं ये भावनाएं आ जाती है कि मैं इस प्रांत का हूं और दूसरा व्यक्ति उस प्रांत का है। लेकिन एकात्मक शासन में ऐसा नहीं होता। एकात्मक शासन में जो भी देश में रहने वाले नागरिक हैं उनके मन में केवल ये भावना होती है कि हम इस देश के नागरिक हैं। प्रांतीयता की जो संकुचित भावनाएं हैं वो संकुचित भावनाएं एकात्मक शासन में नहीं होती। नेक्स्ट है कम खर्चीली। कम खर्चीली इस दृष्टि से कहा गया है, देखिए कि अगर हम इसको संघात्मक से कंपेयर करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था में एक तो दोहरी सरकारें होती हैं। जब दोहरी सरकारें होगी तो प्रशासनिक खर्च भी उतना ही होगा, हर चीज़ में खर्च आएगा। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें तो एकात्मक शासन में चूंकि डिसीजन मेकिंग का काम, मोस्टली जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो एक ही केंद्रीय सरकार करेगी, इसलिए जो प्रशासनिक खर्चा है वो कम आता है। नेक्स्ट है छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त। देखिए, जो छोटे देश होते हैं उनके लिए एकात्मक शासन व्यवस्था बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये छोटे देश होते हैं। अगर इनमें एकात्मक शासन है तो इनमें मैनेजमेंट चलाना आसान होता है, प्रशासनिक संगठन सरल बना रहता है, देश में एकता बनी रहती है, खर्चा भी कम आता है प्रशासन चलाने में,
और देश में राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है। तो इन सब कारणों से जो छोटे देश हैं उनके लिए एकात्मक शासन व्यवस्था बेस्ट मानी जाती है। अब गुण देखने के बाद अब हम दोषों पर चर्चा करेंगे कि गुण तो हमने देख लिए कि जहाँ एकात्मक शासन है वहाँ प्रशासन शक्ति संपन्न होगा, प्रशासन में एकता रहेगी, नागरिकों में भी राष्ट्रीय एकता की भावना रहेगी, खर्चा भी कम आएगा। लेकिन अब हम बात करें कि इसके दोष क्या हैं। तो सबसे पहला दोष तो ये हो गया कि केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय। चूंकि सारी शक्तियां केवल एक केंद्रीय सरकार के पास है, संविधान ने सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी है, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। तो जब सारी शक्तियां केवल एक केंद्र सरकार के पास है तो इस बात का डर रहता है कि केंद्रीय सरकार निरंकुश बन सकती है। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ। राजनीतिक चेतना इसलिए जागृत नहीं हो पाती है, इसके पीछे हम 2-3 बातें मेनली डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि केवल एक इसको हम संघात्मक से कंपैरिजन करते हुए समझते हैं कि देखिए एकात्मक में क्या होता है, केवल एक सरकार है, ठीक है, पूरे देश में एक सरकार है। अब संघात्मक में आप देखिए कि 2 तरह की सरकारें हैं, केंद्रीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं। व्यक्ति राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि लोगों में जो राजनीतिक चेतना है, संघात्मक शासन में लोगों में राजनीतिक चेतना अधिक डेवलप होगी। लेकिन केंद्रीय सरकार में चूंकि पूरे देश के लिए केवल एक ही केंद्र सरकार है, लोगों को सरकार में सहभागिता का या सरकार के बारे में जानने का, समझने का इतना अवसर नहीं मिल रहा है एज कंपैरिजन टू संघात्मक शासन। इसलिए संघात्मक शासन की तुलना में जहां एकात्मक शासन होगा, लोगों की राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक रुचि भी कम रहेगी। तो जहां एकात्मक शासन है वहां लोगों में राजनीतिक चेतना अधिक विकसित नहीं हो पाती। नेक्स्ट है असक्षम और अकुशल शासन। अब अकुशल और असक्षम हमने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि एक तो पूरे देश के लिए जो कानून का निर्माण करना है वो केवल एक गवर्नमेंट को करना है। छोटा देश है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए अगर कंट्री बड़ा है तो पूरे देश के लिए एक ही सरकार कानून बनाए तो प्रशासन इतना कुशल नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि हर क्षेत्र की या हर प्रांत की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। और ये आवश्यक होता है कि प्रांतों के लिए जब नियम निर्माण किया जाए तो वो उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार तो चूंकि पूरे देश को एक साथ लेकर कानून निर्माण कर रही है, तो इसलिए जो प्रशासन है उसकी कार्यकुशलता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और ये भी एक सिद्ध बात है कि एक बड़े एरिया की तुलना में एक छोटे एरिया में प्रशासन करना अधिक आसान होता है, क्योंकि आप लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं, कनेक्टिविटी भी रहती है। तो चूंकि केंद्र सरकार में तो एकात्मक शासन में तो केवल एक ही केंद्र सरकार पूरे देश के प्रशासन को संभालती है, तो अगर हम इसको संघात्मक से कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संघात्मक शासन की तुलना में एकात्मक शासन अकुशल होता है इस दृष्टि से। नेक्स्ट है स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा। जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं उनके कार्य में बाधा इसलिए आती है क्योंकि एक तो जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको बिल्कुल स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है, उनकी पूरी तरह से जो डिपेंडेंसी है वो केंद्र सरकार पे रहती है। इसलिए जहां एकात्मक शासन है वहां स्थानीय संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है नौकरशाही का शासन। जहां एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर नौकरशाही अधिक डेवलप हो जाती है। इसका कारण ये है कि पूरे जो सरकारी कार्य हैं उन सरकारी कार्यों को करना सरकार के द्वारा पॉसिबल नहीं होता। तो सरकार के स्थान पर जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास कार्यभार अधिक बढ़ जाता है, और उसके पास कार्यभार अधिक बढ़ जाने के कारण वास्तव में जो शासन हो जाता है वो नौकरशाही का शासन स्थापित हो जाता है। इसीलिए जहां एकात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर नौकरशाही जो है संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की तुलना में अधिक मजबूत मिलती है या अधिक शक्तिशाली मिलती है। नेक्स्ट है
विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए अनुपयुक्त। जो बड़े राज्य होते हैं जिनमें कि धर्म को लेकर, जाति को लेकर या भाषा को लेकर विविधताएं पाई जाती है, उन देशों में एकात्मक शासन उपयुक्त नहीं माना जाता। इसका कारण ये है कि जो विविधताएं वाले राज्य होते हैं वो ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एरिया में धर्म को लेकर विविधता है या जाति को लेकर विविधता है, तो वो अपनी संस्कृति को या अपनी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो जहाँ विविधताएं वाले राज्य हैं वहाँ पर ये अधिक उपयुक्त होता है कि संघात्मक शासन व्यवस्थाएं हो, ताकि उनकी विविधताएं भी बनी रह सके और देश में राष्ट्रीय एकता भी स्थापित हो सके। तो जो जिन देशों में विविधताएं होती हैं वहाँ एकात्मक शासन की तुलना में संघात्मक शासन अधिक उपयुक्त माना जाता है। थैंक यू।